सर मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने हन्नान के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा। जी मिस फाकिहा, तशरीफ़ लाएं। वो किसी फ़ाइल में गुम था। वो शुक्रिया कहकर अंदर आ गई। सर ये दोनों फाइल्स मुकम्मल हो गई हैं, वो फाइलें उसकी मेज़ पर रखते हुए बोली। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, हन्नान ने कहा। सर क्या मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है? उसने डरते डरते पूछा। 10 दिन? क्यों? हन्नान की आवाज़ एकदम ऊंची हुई थी। सर परसों मेरी शादी है। वो नर्वस होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। ओह अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो फिर तो आपको। बैठे आप। हन्नान का मूड एकदम खुशगवार हो गया था। शुक्रिया सर। वो कुर्सी पर बैठ गई। क्या करते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड? उसने पूछा। सर वो शोबिज़ में काम करते हैं, वो बताते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। अच्छा, वाह भाई, फिर तो बड़े चार्मिंग होंगे। मेरा मतलब है शोबिज़ तो दुनिया ही हसीन लोगों की है। हन्नान धीरे से मुस्कुराया था। जी सर। उसने बस सर झुका लिया। एक्टर हैं? उसने फिर से पूछा। नो सर, मॉडल हैं। वो मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अच्छा ठीक है, आप इन बेचारी उंगलियों को यूं तहस नहस ना करें और 10 दिन की छुट्टी कर लें। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। हन्नान ने उसे दुआ भी दी थी। वो एक नज़र उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती उठ खड़ी हुई। शुक्रिया सर, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा था। फिर क्या सोचा तुमने रिशा? हातिम ने आज उसे फिर घेर लिया था। किस बारे में डैड? उसने पूछा। शादी के बारे में। वो बोले। डैड मैंने कुछ भी नहीं सोचा और ना मैं सोचूंगी, कम अज़ कम अगले 10-15 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। वो तन कर बोली थी। ठीक है तुम ना सोचो, फिर मैं ही सोच लेता हूँ, उन्होंने कहा। आप क्या सोचेंगे? वो उन पर चढ़ दौड़ी। मैं सोच चुका हूँ। अब तुम पहले लड़का देखोगी या मैं उसे बुलवाऊँ? डैड, वो चीख पड़ी। रिशा मैं तुम्हारा बाप हूँ ना कि तुम मेरी, समझी? तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर कोई नज़र में है तो मुझे बता दो, वरना मैं परसों लड़के वालों को बुलवा लूँगा। वो उसे वार्निंग देते हुए उठ खड़े हुए थे। गले से फूलों का हार उतारते हुए वो उसके सामने आ बैठा। फाकिहा ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली थी। तुम्हारी मुंह दिखाई। शिराज ने एक ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। फाकिहा ने चुपचाप अपनी कलाई उसके आगे कर दी थी। शिराज ने वो ब्रेसलेट उसकी कलाई में सजा दिया। आप खुश हैं शिराज? फाकिहा को उसके चेहरे पर खुशी की एक भी रमक नज़र नहीं आई थी। खुश हूँ तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ ना। शिराज ने उसका हाथ अपने लबों से लगाया था। शिराज मैं जानती हूँ अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है और शोबिस जैसे प्रोफेशन में शादीशुदा लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मेरा आपसे वादा है कि मैं कभी आपके पाँव का कांटा नहीं बनूंगी। मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं अम्मी और राकिया को खुद सपोर्ट कर लूँगी, अपना खर्चा भी उठा लूँगी। मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। वो कहती चली गई। शिराज बस चुपचाप उसे सुनता रहा। हालांकि जो कुछ वो कह रही थी वो उसे कहना चाहिए था। परेशान हो? वो जूस का गिलास हाथ में लिए उसकी तरफ आया। उन दोनों को एक साथ कमर्शियल ऑफर हुई थी। वो उसके शूट पर आए हुए थे। नहीं तो रिशा टॉल गई। परेशान हो तो जूस गर्म कर लिया ना। शिराज धीरे से मुस्कुरा कर बोला। मेरे डैड ने मुझे परेशान कर रखा है, बस हर वक्त मेरी शादी का रोना रोते रहते हैं। वो एकदम फट पड़ी। कहते हैं कि पहले शादी कर लो, फिर जो मर्जी करती रहना। भला शादी के बाद बंदे की कोई अपनी मर्जी रह जाती है क्या? वो इंतहाई आजिज़ थी। शिराज बस चुपचाप उसकी सुने गया। सुनो, तुम कब शादी करोगे? रिशा ने अचानक ही पूछ लिया। अभी तो नहीं, वो गड़बड़ा गया। शिराज यार मेरी बात सुनो, तुमने जब शादी करनी होगी कर लेना, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे एक फेवर दोगे? मुझसे पेपर मैरिज कर लो। रिशा को एक मोहूम सी उम्मीद नजर आई थी। बिल्कुल चुपके से, सादगी से, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरे डैड भी मुतमईन हो जाएंगे और मैं भी इस रोज़ रोज़ के झंझट से आज़ाद हो जाऊंगी। वो कहती चली गई। लेकिन रिशा ने उसकी बात काट दी। जब तुम्हारा दिल करेगा इस रिश्ते को ख़त्म कर देना, ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता होगा। रिशा उसके सर पर सवार हो गई थी। तुम्हारे डैड मान जाएंगे? शिराज ने पूछा। मैं मना लूँगी, रिशा ने कहा। देखो रिशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी सिर्फ एक बेवा माँ है और एक बहन है। हर माँ की तरह वो भी धूमधाम से मेरी शादी करेंगी और यकीनन किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ ही करना चाहेंगी। अगर तुम मुझसे पेपर मैरिज करना चाहती हो तो सिर्फ मैं तुम्हारे डैड से मिलूँगा, मेरी फैमिली नहीं। मेरी माँ किसी भी सूरत इस सब के लिए नहीं मानेंगी।
और یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے ہوگا، اور نکاح کے بعد تم اپنے ڈیڈ کے گھر ہی رہو گی جب تک میں اپنا ذاتی گھر نہیں بنا لیتا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا، شیراز کہتا چلا گیا۔ تم میرے ڈیڈ سے تو ملو، باقی پھر دیکھ لیتے ہیں۔ رشا نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ اپنے آفس میں تھا وہ جب اسے رشا کی کال آئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی آواز کے جل ترنگ حنان کو ڈاواڈول کر گئے۔ آفس میں، اس نے کہا۔ شام کو گھر آ سکتے ہو؟ رشا نے کہا۔ خیریت؟ حنان نے پوچھا۔ تم سے ایک کیس لڑوانا ہے اپنا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اور اگر میں ہار گیا تو؟ حنان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑے پرانے وکیل ہو تم میرے، رشا نے کہا۔ کیس کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم شام کو آؤ تو صحیح، پھر بتاتی ہوں، رشا بولی۔ اوکے باس۔ حنان نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ آج ان دونوں کے کمرشل شوٹ کا آخری دن تھا۔ میک اپ مین رشا کو ریڈی کر کے شیراز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیراز کا موبائل رشا کے ساتھ والی کرسی پر پڑا تھا۔ اچانک اس پر کال آنے لگی۔ رشا نے ایک دو دفعہ تو اگنور کر دیا، لیکن جب تیسری دفعہ وائبریشن ہوئی تو اس کا موبائل اٹھا لیا۔ فاقیہ کی کال تھی۔ ایک نظر شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو شیراز، فاقیہ کی آواز ابھری۔ شیراز تھوڑا مصروف ہے، آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں، پلیز اگر وہ آس پاس ہیں تو میری ان سے بات کروا دیں، ان کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، فاقیہ کہتی چلی گئی۔ رشا سن رہ گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اس سے؟ وہ سنگل نہیں تھا، وہ شادی شدہ تھا۔ کال کاٹتے ہی اس نے شیراز کا موبائل زور سے کرسی پر پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، آپ بے شک یہ شوٹ کسی اور سے کروا لیں۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ڈائریکٹر کی طرف آئی تھی۔ لیکن میڈم ہوا کیا ہے؟ وہ چکرا گیا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے شیراز کے پاس رکی۔ تمہاری وائف کی بار بار کالز آ رہی ہیں، پہلے اس کی سن لو۔ رشا کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ شیراز اس کی بات سن کر دم بخود رہ گیا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے کال کرنے کی؟ اور اگر کر ہی لی تھی تو یہ بکواس کرنا کیا ضروری تھا کہ تم میری وائف ہو؟ وہ بری طرح سے فاقیہ پر برس اٹھا۔ شیراز نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک دفعہ کر لی تھی نا تو بس ٹھیک تھا نا، بار بار کیوں کال کر رہی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا۔ شیراز پھپھو کی طبیعت، شیراز نے اسے پھر نہ بولنے دیا۔ تو تم لے جاتی نا انہیں ہاسپٹل، پہلے کون سا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تم، شیراز نے کہا۔ شیراز بس کر دے، ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے؟ لڑے ہی چلا جا رہا ہے اس سے۔ اگر کہہ ہی دیا کہ تیری بیوی ہے تو تجھ پر کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ رقیہ کی بس ہو گئی تھی۔ امی آپ کو نہیں پتا نا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے اس شادی کو روک دیں، لیکن آپ کو لگی پڑی تھی میری شادی کی۔ اس کی توپ کا رخ اب رقیہ کی طرف ہوا۔ مجھے بس یہ بتا دیں کہ اگر سب کو یہ پتا چل گیا کہ تیری بیوی نے تجھے کال کی تھی تو ہوگا کیا؟ رقیہ نے کہا۔ شیراز بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اب انہیں اصل مسئلہ وہ کیا بتاتا؟ بس ایک نظر فاقیہ کو گھورتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ شام کو حاتم منزل پہنچا تو حسب معمول حاتم قریشی اور نورین لان میں بیٹھے چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو سلام کرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ رشا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، نورین نے کہا۔ رشا کا پھر سے کوئی آنکڑا چل رہا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں؟ نورین اسے چائے کا کپ پکڑاتے بولی۔ مجھے کال کر کے بلایا ہے، اس کہہ رہی ہے کہ کوئی کیس لڑوانا ہے۔ حاتم اور نورین ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ رشا کو بلاؤ، نورین نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ کچھ ہی دیر کے بعد ان کے پاس آئی۔ اسے کیوں بلوایا ہے؟ حاتم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں 2 دن میں آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتا دوں، تو میں نے لڑکا پسند کر لیا ہے، رشا نے دھماکہ کر دیا۔ کون؟ حاتم اور نورین دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ حنان، رشا نے کہا۔ کیا؟ سب سے اونچی آواز حنان کی تھی۔ حنان بیٹے تو مجھے بتاتا تو صحیح کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نورین کو سخت صدمہ تھا۔ یعنی تم اس کا نہیں اپنا کیس لڑنے آئے ہو؟ حاتم بھی بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ حنان بس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے رشا کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھیں، رشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا نا کہ ہم دونوں مل کر ڈیڈ سے بات کریں گے، رشا نے ایک آنکھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا تھا۔ ڈیڈ، میں حنان سے شادی کر لوں گی، وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ماموں جان، میں بس ابھی آیا۔ حنان ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے اس کے پیچھے اندر آیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟
वो अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। रिशा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हन्नान उसके करीब आया। हन्नान, मेरी ज़िंदगी अजीरन की हुई है डैड ने। शादी शादी शादी। मुझे कह रहे थे कि कोई खुद ही ढूंढ लो, वरना मैं अपनी मर्जी से किसी से शादी करा दूंगा। वो फट पड़ी। तो ढूंढ लो फिर कोई। हन्नान ने कहा। ढूंढा था। उसका सर झुक गया, लेकिन वो शुरुआत में ही दगा दे गया। हन्नान, मेरी बात सुनो, बस इस बार मेरी मदद करो। दोबारा नहीं कहूँगी तुमसे कुछ। बस एक बार डैड को चुप करवाने के लिए मुझसे शादी कर लो, फिर चाहे छोड़ देना। रिशा सीधा होकर बैठ गई। लेकिन रिशा, वो मेरे मामू जान है, बाद में मैं कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें। हन्नान ने कहा। तुम ना छोड़ना, मैं खुला ले लूँगी। रिशा के पास हर मसले का हल मौजूद था। और अगर शादी के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो? हन्नान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा था। न जाने कितने साल हो गए थे उसे रिशा हातिम की उन खूबसूरत आंखों के ख्वाब देख के। वो बस ख्वाब ही तो देख सकता था। इस कदर हसीन दिलरुबा की ख्वाहिश करना शायद उसके हक में नहीं था, इसलिए आज तक चुप था। नहीं होती, रिशा ने कहा। मगर रिशा, हन्नान ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन रिशा ने उसकी बात काट दी। तो मुझसे पेपर मैरिज कर रहे हो, बस। उसने धौंस जमा कर कहा। तो हन्नान बस उसे देख कर रह गया। आज उन दोनों का निकाह था। हातिम कुरैशी बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश। रिशा के लिए हन्नान से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता था। निकाह का फंक्शन हातिम मंजिल में ही रखा गया था। सिर्फ हातिम कुरैशी और हन्नान के चंद करीबी दोस्त ही मदऊ थे। रिशा की ज़िद पर सब कुछ इंतहाई खामोशी और सादगी से किया गया था। डिनर के बाद वो उसे लेकर अपने घर गया। सुर्ख साड़ी में वो उसके बराबर चलती हुई उसकी धड़कनों को मुसलसल मुंतशिर कर रही थी। मैं बस कुछ दिन यहाँ रहूँगी, फिर डैड की तरफ वापस चली जाऊँगी। मुझे कोई अलग कमरा सेट करवा दो। रिशा ने कहा। जाओ ऊपर मेरे बेडरूम में चली जाओ, मैं नीचे सो जाया करूँगा। हन्नान ने उसके चांद चेहरे से नज़रें चुराते हुए कहा था। वो मुसलसल 2 हफ्तों से रिशा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना तो उसका फ़ोन उठा रही थी और ना ही किसी शूटिंग साइट पर मिल रही थी उसे। वो उसे खोना नहीं चाहता था। शिराज के लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, शोहरत और कामयाबियों का एक दरवाज़ा थी जो उसे बंद होता नज़र आ रहा था। आखिर एक दिन वो उसे एक म्यूजिकल वीडियो की शूटिंग साइट पर मिल ही गई। रिशा, बस एक मिनट मेरी बात तो सुनो। वो तीर की तरह उसकी तरफ आया था। चले जाओ यहाँ से। रिशा उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। शिराज उसकी शूटिंग खत्म होने तक वहीं रुका रहा। जैसे ही वो फारिग होकर मेकअप रूम की तरफ गई, वो उसके पीछे चला आया। रिशा, मेरी बात तो सुनो। शिराज मुसलसल उसे पुकार रहा था। गेट लॉस्ट। रिशा को शदीद गुस्सा था। जस्ट 1 मिनट। शिराज ने उसका बाजू पकड़कर खींचा था। रिशा एकदम उसके नज़दीक उसके सीने से आ लगी, और उससे पहले कि वो अलग होती, शिराज ने उसके गिर्द अपना बाजू कस दिया। छोड़ो मुझे। वो कसमसा रही थी। रिशा, मेरी बात सुनो। वो शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ मेरी माँ की ख्वाहिश। मैं कभी उसके करीब नहीं गया। शिराज की सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रिशा। तुमने झूठ बोला, न जाने क्यों, न जाने कैसे। रिशा उससे हारती जा रही थी। वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी सुन रही थी। वो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी कर रही थी। सिर्फ एक बार मेरा यकीन कर लो, सिर्फ आखिरी बार। शिराज ने बिल्कुल उसे बेबस कर दिया था। वो बस उसकी इंतहाई दिलकश आंखों में झांकती रह गई। वो उस दिन शूटिंग के लिए निकली तो रास्ते में उसकी गाड़ी दगा दे गई। कई बार स्टार्ट करने पर भी वो टस से मस ना हुई। स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए वो बाहर निकल आई और गाड़ी लॉक कर दी। वहाँ से फारिस इंटरप्राइजेज बस चंद कदम पर ही था। वो सीधी वहीं चली आई। सारा स्टाफ उसे जानता था। बड़े गरूर से चलती वो सीधी हन्नान के ऑफिस में आई। हन्नान, गाड़ी की चाबी दो। उसने अंदर आते ही उसके औसान खता किए थे। क्यों, क्या हुआ? वो टखनों से ऊपर आती इंतहाई टाइट जीन्स और स्लीवलेस गहरे रंग के इंतहाई टाइट फिटिंग शर्ट में उसके होशरुबा सरापे को नुमायां होते हुए देखता रह गया। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो उसके सर पर खड़ी थी। ज़रा प्यार से मांगो। हन्नान ने अपनी कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाते हुए भरपूर नज़रों से उसे देखा। हन्नान, मुझे देर हो रही है। गुस्से से कहते हुए उसने आगे बढ़कर उसकी मेज़ पर से चाबी उठाना चाही, लेकिन हन्नान ने उससे पहले ही झपट कर चाबी अपने कब्जे में कर ली। हन्नान, प्लीज़ चाबी दे दो। उसका लहजा थोड़ा धीमा हुआ और प्यार से। हन्नान ने मुस्कुरा कर कहा, चाबी दे दो। वो नाज से बोली थी और प्यार से।
हन्नान को उस पर बहुत प्यार आया। रिशा उसे एक नज़र देखती उसकी तरफ बढ़ी और बड़े हक से उसकी गोद में जा बैठी। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हुए था। रिशा ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। उसके जिस्म से उठती तेज महक हन्नान के नथनों में उतरने लगी। चाबी दे दो प्लीज, वो उसके बेहद करीब होकर धीरे से बोली, और इससे पहले कि हन्नान उसकी रानाइयों के जेरे असर किसी गुस्ताखी का मुर्तकिब होता, ऑफिस का दरवाज़ा खुला और फाकिहा अंदर दाखिल हो गई। हन्नान ने लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे खुद से अलग किया था। फाकिहा भी एकदम बौखला गई। सॉरी सर, मैं बाद में। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रिशा उस पर चढ़ दौड़ी। इतनी तमीज़ नहीं है तुम्हें कि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आते हैं, जाहिल लड़की। उसका पारा सातों आसमानों को छू रहा था। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी चंद सेकंड पहले ही सर के ऑफिस से बाहर निकली थी और सर ने ही कहा था कि फ़ाइल लेकर अभी वापस आओ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अंदर आप हैं। फाकिहा ने अपनी सफाई देना चाही। इट्स ओके फाकिहा, कोई बात नहीं, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है। कुछ दिन पहले ही हमारा निकाह हुआ है। हन्नान को अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र पड़ गई थी। मुबारक हो सर, मैं ठहर कर आ जाती हूँ। फाकिहा एक नज़र रिशा के धुआंधार चेहरे को देखती बाहर निकल गई। उसे ये बताना कितना ज़रूरी था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब वो हन्नान पर चढ़ दौड़ी। बहुत ज़रूरी था। वो भला क्या सोचती कि मैं किस किरदार का मालिक हूँ। हन्नान ने कहा, दो चाबी। रिशा ने इंतहाई गुस्से से कहते हुए उसके हाथ से चाबी छीनी और उसे कहर आलूद नज़रों से देखती बाहर निकल गई। हन्नान एक लंबी सांस लेकर रह गया।